Hello everyone, my name is Zeba Khan and I have secured All India Rank 423 in UPSC CSC 2020 and here I am to discuss about how to write a good answer. यूजुअली हम अपनी यूपीएससी की जर्नी में आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, ये सब चीज़ों से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये स्टार्ट करना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ था। तो मैं आपको कुछ मेथड्स और कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी कि एक आंसर राइटिंग को किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरह से एक अच्छे आंसर्स लिखने हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़, हम लोग स्टार्ट करते हैं जब आंसर राइटिंग, तो स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि कैसे क्या लिखें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बॉडी कंक्लूजन, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख लेती थी, एक शीट ले लेती थी कि हाँ इस पे मुझे लिखना है, लेकिन जब लिखने बैठती थी ना, तो ना इंट्रोडक्शन आता था, ना क्या लिखना है, सब कुछ ब्लैंक हो जाता था। ठीक है, तो उसमें ये मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आप एकदम स्टार्टिंग लेवल पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग, तो आप अपना टॉपिक कोई पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एटीट्यूड या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरह कुछ जीएस पेपर 4 में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जीएस 3 कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अपना जो आपका टॉपिक कवर हो गया, उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन गई है, इस टॉपिक एकदम समझ में आ गया है, तो फिर अब आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब डायरेक्टली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो उसका फ़ायदा तो होता ही है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक ये होता है कि हम लोग थोड़ा डर जाते हैं कि अरे इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो डायरेक्टली उस पे आंसर लिखना शुरू मत करना एकदम से स्टार्टिंग में। आप अपने आप को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं इस उसमें कि टॉपिक जो पढ़ा है, उस पे कुछ छोटा-सा लिखने की कोशिश करिए या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए कि हाँ, मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा, पढ़ा और अब मुझे इसमें एकदम 1 पेज के नोट्स बना के रेडी करना है। ठीक है? तो उसमें क्या है आपका, अब जो बोलते हैं ना हाथ ही नहीं चलता है जब आंसर राइटिंग करने बैठते हैं, तो वो स्टार्ट करिए। तो आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत नोट मेकिंग करिए। उसके बाद एक सिंपल प्लेन आंसर लिखने की कोशिश करिए। प्लेन आंसर इन द सेंस व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? इसमें कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वैल्यूज़ और कुछ भी, मतलब एग्ज़ाम्पल्स। तो ये सब चीज़ें ये प्लेन आंसर होते हैं, क्योंकि ऐसे यूपीएससी में डायरेक्टली डेफिनेशन इस तरह से बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इसको मैं बोल रही हूँ प्लेन आंसर। तो ये क्या होता है, आप धीरे-धीरे डेवलप करोगे हैबिट अपना हाथ चलाने की कि हाँ अब हम लिखना शुरू कर रहे हैं धीरे-धीरे। यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं सभी लोग एस्पिरेंट्स की, डायरेक्टली उस पे जंप कर जाते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए या किसी टॉपर की कॉपी देख ली और घबरा जाते हैं कि इतना अच्छा आंसर लिख रहे हैं, हम लोग कैसे ही लिखेंगे। लेकिन ये एक बहुत थोड़ी स्मूथ प्रोसेस है, एकदम से कोई परफेक्ट आंसर नहीं लिखता और ना ही कोई परफेक्ट आंसर होता है। टॉपर्स की कॉपीज़ को परफेक्ट आंसर मत मानिए। ओके, तो बस स्टार्ट करिए और मैं आपको यही बोलूँगी कि एक सिंपल प्लेन आंसर, अपना टॉपिक पढ़ा, एकदम क्लैरिटी हो गई उस टॉपिक पे, तो उसके नोट्स बनाने की कोशिश करिए या फिर कोई एक सिंपल सा प्लेन क्वेश्चन पे उसको लिखने की कोशिश करिए। उससे आपको इनिशियल बूस्टअप मिलेगा कि हाँ, आई कैन राइट आंसर्स विथ मोर क्वालिटी इन नियर फ्यूचर। तो मत आपको फ़ील आएगा कि हाँ, आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़, जब आपने सिंपल प्लेन आंसर्स लिखना शुरू कर दिया ना, तो उसमें क्या है, अब आपको थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है कि हाँ, इस तरह की प्रैक्टिस हो गई कि अब मैं लिख तो सकते हैं, अब क्वालिटी अब हमें लाना है। तो पहले अब प्रैक्टिस कर ली थोड़ा-सा हाथ चलाने की कि हाँ, आंसर राइटिंग हो सकती है, हम लोगों ने समझ लिया चीज़ों को, लेकिन अब क्वालिटी वाले आंसर्स, अब थोड़ा टिपिकल यूपीएससी टाइप के आंसर्स हम लोगों को लिखने हैं। तो उसके लिए ऐसा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पहले हमारा टॉपिक हो ही गया और हमारा थोड़ा बहुत प्लेन आंसर्स का भी हो गया, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चर्ड वेल डिफाइंड जो ऐसे आंसर्स होते हैं यूपीएससी के, वैसे लिखने हैं। तो अब समझना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना है आंसर्स का। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी एंड देन एक अच्छा वे फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन होना चाहिए। तो फॉर इंट्रोडक्शन आई वुड से कि मैं क्या करती थी, अपना बताऊँगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करती थी जैसे एग्ज़ामिनर को इंटरेस्ट है। अब हम जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, थोड़ा एग्ज़ामिनर्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर मतलब आप वही अगर मैं एग्ज़ामिनर हूँ सपोज़, तो मैं किसी के आंसर इंटरेस्ट के साथ क्यों पढ़ूँगी? क्योंकि जब मुझे उसमें उसके आंसर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। ओके, जब उसने प्लेन सा आंसर लिखा है, इट इज़
मतलब एकदम डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया पूरा वैसा, तो फिर वो मुझे हो सकता है इतना अपीलिंग ना लगे। लेकिन वहीं उसने कुछ फैक्ट से, कुछ ऐसी चीज़ से कि हाँ, एग्ज़ामिनर को मन करे आगे पढ़ने का। जैसे आप अपने वही वही बोल रही हूँ कि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करिए, थोड़ा वैसा वाला अप्रोच रखिए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप समझेंगे चीज़ों को। तब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो आप कुछ फैक्ट लिख सकते हैं। उसका कोई सोर्स ऐड कर दीजिए, सपोज़ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर, या फिर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में इंडिया की क्या, उसमें कोई भी रिपोर्ट आई है तो इंडिया की क्या परफॉर्मेंस। तो इस तरह की चीज़ें जब आप कोट करते हैं ना, तो वो इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंट्रोडक्शन लगता है वो। उसके बाद आप आ जाइए बॉडी पे। अब बॉडी पे आप क्वेश्चन को हमें मेनली एड्रेस करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक्चुअली यूपीएससी में हम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन में एक्चुअली डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम लोग यूजुअली फिलफिल नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि कोई एक वर्ड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है और उस वर्ड को हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा है और सोचते हैं कि वाह, वैसा क्वेश्चन आ गया कि अब तो हम फटाफट से पूरा लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा गया होता है। एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है प्रॉपरली, जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो उसके लिए क्या है, उसमें स्टार्ट से डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ें इनका डिफरेंस पढ़ो। तो मेरे पास मैंने प्रिंट निकलवा लिया था इन चीज़ों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यूपीएससी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि उसको आपका स्टैंड चाहिए होता है, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन हैव दिस, और व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा अलर्ट रहो कि हाँ, इनसे क्वेश्चन सिर्फ इतना प्लेन सा क्वेश्चन नहीं है, मुझे इसमें स्टैंड लेना है, मुझे इसमें थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन है, तो मुझे एकदम क्लियर अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना है, इस तरह से। तो ये डायरेक्टिव वर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब जो बॉडी का पार्ट है, उसमें अब क्वेश्चन, सपोज बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, उसके अंदर सब सब क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ क्वेश्चन विद मी। जैसे क्वेश्चन आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal for 4. It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement. अब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पहले बता दिया, तो अब आपको एक ब्रीफ आइडिया देना है इंट्रोडक्शन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख के थोड़ा सा बॉडी में लिख दिया। फिर उनका जिस एसडीजी नंबर 4 में किस तरह से मतलब आपको थोड़ा समझाना है उसको, अपनी एजुकेशन पॉलिसी को। तो एक तो जनरल इंट्रोडक्शन, आप उसको जनरल आइडिया अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी आप उसको इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। उसके बाद जब बॉडी में आएंगे तो एक्चुअल डिमांड क्या है, कि हाउ इट इंटेंड्स टू रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो अब इसमें आपको अपने व्यू पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ, ये रीस्ट्रक्चर कैसे करेगा, हाउ टू इट विल गोइंग टू रीओरिएंट इंडिया। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन, स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल समझा दिया कि हाँ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, बेसिक्स लिखना है थोड़ा, कि थोड़े फीचर्स भी लिखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। जैसे मैं लिख कर आई थी इसमें कि एजुकेशन पॉलिसी के जो हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे, तो वो ब्रीफ आइडिया दे देना है। अब डायरेक्टली हम लोगों को ये नहीं समझाना है कि रीओरिएंट रीस्ट्रक्चर कैसे करेगा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हम लोग जो मेन बॉडी पार्ट पर है, तो उसमें हाउ इट विल गोइंग टू रीस्ट्रक्चर, हाउ इट विल गोइंग टू रीओरिएंट, ये दूसरा पार्ट है। और इसमें पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन। हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हियर यू हैव टू टेक द स्टैंड कि वेदर इट विल गोइंग टू रीस्ट्रक्चर और रीओरिएंट और नॉट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टिव वर्ड को समझना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स हैं उनको समझना, और एक अच्छा सा कंक्लूजन देना। कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड के उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करता है ना, तो वो ऑब्वियसली आखिरी में ही नंबर देगा। तो जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन का, वो बहुत अच्छा होना है, वे फॉरवर्ड टाइप का, कि हाँ, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा सॉल्यूशंस होने चाहिए, आपके पास अच्छे सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो उसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आपको इंस्टेंटली कुछ नहीं आ नहीं रहा है, सपोज वैसे तो आप अच्छा वे फॉरवर्ड दीजिए, पर उसके अलावा आप कोई कमेटी की रिपोर्ट्स, ये सब रिकमेंडेशंस जो कुछ भी हैं, आप वो कोट कर सकते हैं। और कुछ न्यूज़पेपर में कोई केस स्टडी छोटा मोटा सा, मतलब वे फॉरवर्ड टाइप की, हाँ, सपोज यहाँ पे कोई बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है,
कोई पर्टिकुलर जगह पे, तो वो हम इंडिया में कर सकते हैं, वो इस जगह पे, मतलब इस तरह से थोड़ा सा अच्छा वे फॉरवर्ड दीजिए जो एक प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड हो। तो एग्जामिनर वाइल गिविंग मार्क्स तो उसको थोड़ा सा कुछ नंबर ज़्यादा ही देगा वो, कि हाँ ये थोड़ा अच्छा अच्छा एंड किया इन्होंने आंसर को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये जो दूसरी बात है, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, मैंने ये बहुत बनाए हैं। जो मैं अपने सेल्फ नोट्स बनाती थी, अब उसमें क्या है, जब आप नोट्स बनाते हैं अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज से, तो पूरा पूरा तो लिख नहीं सकते हैं। तो मैं हमेशा हर चीज़ को ना इसी फॉर्म में सोचती थी कि इसको मैं डायग्राम में कैसे लिख लूँ। कोई कोई चीज़ है, किसी का कॉजेज़ लिखने हैं, किसी के रीज़न्स, जो कुछ भी है, तो उसको मैं एक प्रॉपर डायग्राम में लिख सकती हूँ क्या? तो वो वाला एक आइडिया रखो। कभी फ्लो चार्ट में आपने थोड़ा क्लाउड डायग्राम बना दिया, या फिर ट्रायंगल समथिंग ऐसा, या फिर डिस्टिंग्विश टाइप कर दिया किसी चीज़ों को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एग्जामिनर बहुत ईजी टू रीड होता है। जैसे मैं खुद कॉपी चेक करूँगी और मुझे कुछ डायग्राम वगैरह दिखेगा, उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्होंने हाईलाइट कर दी हैं। तो फिर वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है। तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी एग्जामिनर को दिख जाएंगे, और हमें अल्टीमेटली वो अच्छे ही मार्क्स देगा। और जब भी आप कुछ लिखें तो थोड़ा-सा, सपोज़ आप कोई रिपोर्ट को वो कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, या फिर कोई पॉलिसी है, या फिर किसी का सोर्स क तो हमेशा हाइलाइट कर दीजिए उसको, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कीजिए, तभी आपकी कॉपी दूसरे सबकी कॉपी से थोड़ा अलग रहेगी। एंड टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ मैं ऐसा इसलिए बोलूँगी क्योंकि इट्स अ रियली अ स्ट्रगल टू कंप्लीट पेपर ऑन टाइम। जब मैं टेस्ट सीरीज़ देती थी तो मैं 4 से साढ़े 4 घंटे तक टेस्ट ही लिखती रहती थी। मतलब 4-4 घंटे, साढ़े 4 घंटे मैं यूँ ही बस मेरे टेस्ट चल रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। इवन दो मैं स्पीड में भी होती थी फिर भी। तो उससे 3 घंटे पे आना, और एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको ख़त्म करना है 3 घंटे में सब कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चीज़ लगी मुझे, जो टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, आपको उस वक़्त सोचना भी है, आपने क्वेश्चन रीड किया, सोचना भी है, तुरंत लिखना भी। सोचने का तो टाइम मिलता ही नहीं है, आपका हाथ चलते जाना चाहिए और आपको आइडियाज़ आते जाना चाहिए। उसके लिए है प्रैक्टिस, बहुत-बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है? आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। आंसर राइटिंग का तो ऐसा था, कोई चीज़ मुझे प्रीवियस ईयर्स भी मैंने करे, टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हैं वो भी किया, और ऐसे करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत सारी जो फ्री साइट्स हैं वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे सपोज़ एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत हैं, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, तो उसमें बस प्रैक्टिस करते रहो। तो और ऑन टाइम टाइमर लगा लो अपने बगल में, मैं ऐसे ही करती थी, टाइमर लगा के पढ़ती थी, टाइमर लगा के आंसर राइटिंग करती थी। तो उससे आप धीरे-धीरे यूज़्ड टू हो जाओगे। फिर आप जो एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन में बैठोगे, तब वहाँ पे तो ऐसा होता है, इतना स्ट्रेस होता है, तो ज़्यादा सोचने करने के बस हाथ चलते रहना चाहिए। तो वहाँ के लिए आपको पहले से ही रेडी होना है, ठीक है? तो आंसर राइटिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। एक प्रेज़ेंटेशन का जो मैंने बता ही दिया कि अब जो आप डायग्राम्स बनाएँगे, फ्लो चार्ट्स बनाएँगे, तो इससे क्या एक अच्छा प्रेज़ेंटेशन दिखता है एग्ज़ामिनर को, तो फिर वो अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली देगा। जॉइन टेस्ट सीरीज़ इफ पॉसिबल। देखो, इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखे जा रहे हैं, आप पढ़े जा रहे हैं, बट कोई इवैल्यूएट करने वाला नहीं है, तो इट डज़न्ट गोइंग टू गिव यू मच। तो इसमें ऐसा है कि आप इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं। तो आप अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, या फिर कोई भी, अभी टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल्स हैं, कोई भी मेंस टेस्ट सीरीज़, ये सब जो क्वेश्चन पेपर निकालिए, और उसमें से अपना आंसर लिखने की खुद कोशिश करिए, टाइमर लगा के टाइम बाउंड मैनर में। और उसको हो सके तो से जेन्युइन पीयर ग्रुप बना के तो वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। अब ऐसा है कि आप थोड़ा जेन्युइन पर्सन से ही चेक करवाएँ। अब कुछ ऐसा हम आपस में कुछ-कुछ फ्रेंड्स ही शेयर कर लेते हैं कि भाई आप हमारी चेक कर दो, हम आपकी चेक कर देंगे। लेकिन एक अच्छी तरीके से अपनी आपकी कॉपी कोई चेक कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे इंसान से चेक करवाइए, हो सकता है जिसने एक आध बार मेंस लिखा हो, या फिर कुछ अच्छे पर्सन जिनको नॉलेज काफ़ी अच्छा हो, तो उनसे चेक कराएँगे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको अपनी मिस्टेक्स पता पड़ेंगी। और प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए कि हाँ, किस तरह से वो आंसर्स लिखते हैं। उससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन, एक अच्छा प्रेज़ेंटेशन, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हम टॉपर्स की कॉपीज़ देखते हैं तो थोड़ा-थोड़ा हमें आइडिया लगा रहता है। तो इस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख के बैठिए। उससे क्या हमें इंपॉर्टेंट एरियाज तो मालूम पड़ते ही हैं कि हाँ यूपीएससी कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से क्या नहीं, और एक आइडिया भी लगता है कि हाँ इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो वो आप करिए। मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं वो ले आई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स, जो बुकलेट जो आती है मार्केट में, आप कोई सी पब्लिकेशन की खरीद लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। और जो मॉडल आंसर्स होते हैं, तो मॉडल आंसर्स बहुत सा कोचिंग्स जो प्रोवाइड करती हैं, उसको पढ़ो। उसमें कुछ नई चीज़ लग रही है उसको हाईलाइट करके अपनी एक, जैसे मैं अपने A4 साइज शीट्स थी मेरे पास, मैं वही उनमें ही ऐड करती रहती थी कि आई हैव गिवन GS1 टेस्ट टुडे, और उसमें मेरी जो जो मिस्टेक्स थी, जो चीज़ मुझे नई लगी, तो फिर वो मैं उसको लिख लेती थी वहाँ पे। टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करके इस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टेस्ट सीरीज़ की अपने पेपर्स डाउनलोड करके मैं इस तरह से आंसर राइटिंग करती रहती थी। और हो सके तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, उसमें कोई बस जेन्युइन पीयर ग्रुप आप जिससे चेक करवा रहे हैं कोई जेन्युइन पर्सन ही हो, इसका ध्यान रखना है बस। और इवैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा है कि हम लोग, क्या होता है कि बस लिखे जा रहे हैं और फिर हम लोग सोचते हैं कि यस वी आर राइटिंग वेल एंड गुड, लेकिन हमारी मिस्टेक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अब टॉपर्स की कॉपीज से हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं इस तरह लिखी हूँ और एक्चुअल में किसी एक टॉपर ने इस तरह लिखा है, तो फिर व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो उसको थोड़ा एनालाइज करते चलिए और इस तरह से अपना आंसर राइटिंग का एवैल्यूएशन करिए। थैंक यू सो मच।